सो वेलकम टू वेदीफाइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ये दो कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन एग्जैक्टली हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू लंग्स में जाती है, तो किस तरीके से वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। से ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, चाहे वो फिंगर्स की सेल्स हो, चाहे वो टो की सेल्स हो, चाहे वो हेड की सेल्स हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए। चाहे वो न्यूरॉन्स हो, चाहे मसल्स हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए। बट ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में, दैट इज नोन एज नॉस्ट्रल्स। इनटेक करने की कैपेसिटी एंड देन गैसेज एक्सचेंज की कैपेसिटी कहाँ पर है? लंग्स के अंदर है। दैट मीन्स लंग्स एग्जैक्टली ऑक्सीजन एनवायरमेंट से नॉस्ट्रल्स के थ्रू अपटेक करता है, बट वो पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? दैट इज थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरीके से बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, जो फूड के डाइजेशन से रिलेटेड है। बट आफ्टर डाइजेशन वो जो फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज मस्ट। और उसी तरीके से जो बॉडी सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस करके जा रही हैं। अब उन वेस्ट को एग्जैक्टली एक जगह कलेक्ट करना एंड देन उस पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू बॉडी के बाहर निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जैक्टली जो वेन्यूज हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से वेस्ट कलेक्ट करके एंड देन जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो किडनी के अंदर किस तरीके से फिल्टर होता है एंड देन उसके बाद में किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होगा और यूरिन किस तरीके से बॉडी के बाहर निकलेगा, वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। बट कलेक्शन ऑफ द वेस्ट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट मीन्स बॉडी से ऑक्सीजन, दैट मीन्स बॉडी में किस तरीके से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फूड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वेस्ट एग्जैक्टली किस तरीके से कलेक्ट होने जा रहा है, वो हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं दैट मीन्स द वेस्ट और द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, they are removed continuously for the healthy functioning of the tissue. Yes, definitely they are removed continuously. So that means किस तरीके से वो वेस्ट एग्जैक्टली बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बट कलेक्शन ऑफ द वेस्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम इज स्टार्टिंग से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना ह्यूमन के अंदर है? डेफिनेटली नहीं। जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इवॉल्व होती चली गई, एनिमल्स जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी एवोल्यूशन है। जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन है, उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन है। जिस तरीके से बाकी जो सिस्टम्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है। जस्ट लाइक स्पंजेस है या फिर सिलेंट्रेट्स हैं, उनके अंदर एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सिंपल है। स्पंजेस के अंदर तो एग्जैक्टली वाटर कैनल्स हैं, वहाँ पे कैनाल सिस्टम है, तो वही एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम कर रही है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है एज सच। क्योंकि बॉडी के अंदर सिर्फ दो लेयर हैं, आउटर और इनर, राइट। एज सच कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। मीजोग्लिया है, वहीं से एग्जैक्टली जो सब्सटेंस है वो डिफ्यूजन के थ्रू आउटर और इनर लेयर्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। सिलेंट्रेट्स में भी सेम मैकेनिज्म है, बिकॉज अगेन सिलेंट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक, सो आउटर एंड इनर लेयर इज प्रेजेंट। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो मीजोग्लिया सेल्स हैं वो ही एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करने जा रही है। अगर अपन हायर देखते हैं लाइक प्लेटीहेल्मिन्थेस, अगेन वहाँ पे भी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, बिकॉज बॉडी के थ्रू एग्जैक्टली, बिकॉज प्लेटीहेल्मिन्थेस दे आर नॉर्मली एंडोपैरासाइट, सो दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन। तो वहीं से एग्जैक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ही वो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सर वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा? एनलिडा से। एनलिडा इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच आर सिलोमेट्स, एंड सिलोमेट्स मीन्स उनके पास में आउटर पैराइटल और इनर विसल पेरिटोनियम है। दैट मीन्स वो फर्स्ट सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है और सिलोम्स आर मेसोडर्मल ओरिजिन। सो मेसोडर्म से एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर मैंने बोला क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स उसके अंदर सिलोम वेल डेवलप होगी। सिलोम इज मेसोडर्मल ओरिजिन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो मेसोडर्मल ओरिजिन। तो दोनों मेसोडर्म ओरिजिन के टिश्यूज हैं, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा है। कब? जब आपके पास सिलोम बहुत अच्छा हो। सो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली इवॉल्व होती चली जाएगी। दैट मीन्स एनलिडा के पास में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट अपन ऑर्थोपोडा देखते हैं, मोलस्का देखते हैं, और अगर हम एकार्नोडर्मेटा देखते हैं तो अगेन वहाँ पे सर्कुलेटरी, बिकॉज द सिलोम इज रिड्यूस, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, बिकॉज ऑल वर्टिब्रेट्स आर ट्रू सिलोमेट्स, तो अगेन वहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम इन द वेरी बिगिनिंग एग्जैक्टली कोई भी सेल्स नहीं है, नॉर्मली फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर है। ग्रेजुअली वहाँ पे डेडिकेटेड सेल्स इवोल्व होती है।
तो इसका मतलब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को नॉर्मली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर मेन कंपोनेंट इज ब्लड, और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक लिम्फेटिक वेसल्स रखेंगे जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होगा, उसके अंदर सेल्स नॉर्मली एब्सेंट होती हैं. और लिम्फ भी क्या एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करके जा रहा है. ये जो फैटी एसिड के जो फैट के डाइजेशन से जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनते हैं, एक्चुअली उनका ट्रांसपोर्ट एक्चुअली लिम्फ सर्कुलेटरी मतलब लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. तो दो मेन कंपोनेंट है. नंबर वन इज अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज अ लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सबसे पहले देखने जा रहे हैं व्हाट इज ब्लड. सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसके अंदर बेसिकली फाइबर्स एब्सेंट है, लाइक कोलाजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, or say for example elastin fibers. So blood is regarded as a pseudo connective tissue. What is pseudo connective tissue? Pseudo connective tissue मतलब उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप के फाइबर्स एब्सेंट है नहीं. तो क्या ब्लड के अंदर दो मेन कंपोनेंट है. नंबर वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड सेकंड इज प्लाज्मा. व्हाट इज प्लाज्मा? एक बहुत सिंपल स्टोरी है. ईच एंड एवरी सेल्स के बाहर आपको फ्लूइड मिलेगा. दैट फ्लूइड इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. सो दैट मीन्स प्लाज्मा इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट मीन्स प्रेजेंट आउटसाइड द आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. So that means plasma is a main component of the blood. Yes, is a main component. It's a viscous fluid. 55% of the blood is nearly plasma. और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% आपका क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा. एंड 6 to 8% इज व्हाट? प्रोटीन्स. अब आप समझ सकते हैं कि यस ये एक ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. नॉर्मली किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर दैट मीन्स द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इज हैविंग प्रोटीन. सो किसी भी के अंदर भी नहीं होगा, केवल प्लाज्मा के अंदर आपको प्रोटीन्स मिलेंगे. बेनिफिट क्या हुआ? इससे प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और इसके कारण ब्लड का फिल्ट्रेशन अपोज होगा. सो दैट इज द ब्लड रिमेन इन द ब्लड वेसल्स. क्योंकि कैपिलरीज एंड के ऊपर नो डाउट ब्लड बहुत फिल्टर होता है, बट बहुत सारा ब्लड एग्जैक्टली कैपिलरीज के अंदर रहेगा. ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज सारा का सारा ब्लड बाहर आ जाएगा. तो दैट मीन्स ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम है प्लाज्मा का. तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? फाइब्रोनोजेंस हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जा रहे हैं इन क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड. इसके अलावा ग्लोबुलिन्स एक सेकंड नंबर का प्रोटीन है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है दैट इन्वॉल्व इन द प्राइमरली दैट इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस है लाइक कॉपर हो गया, Mg+ हो गया, दैट बाइंड विद द ग्लोबुलिन प्रोटीन्स. इसके अलावा ग्लोबुलिन का वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स. गामा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज एंटीबॉडीज. तो जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो एग्जैक्टली ग्लोबुलिन्स के थ्रू होता है, स्पेशली गामा ग्लोबुलिन्स. इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड प्रोटीन है, दैट इज नोन एज एल्बुमिन. एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन. द मोस्ट अबंडेंट ब्लड प्रोटीन इज एल्बुमिन. एल्बुमिन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 4.4% होता है. टोटल जो 6 to 8% जो 6 to 8 ग्राम है उसमें से 4.4 ग्राम इज एल्बुमिन. एल्बुमिन ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करता है, राइट. इसके अलावा एग्जैक्टली एक और प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन्स है वो एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड कोगुलेशन. तो ये तो प्रोटीन कंपोनेंट हो गया प्लाज्मा का. प्लाज्मा में वाटर है. इसके अलावा प्लाज्मा में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आयंस हैं. जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा उसमें सोडियम सब ज़्यादा है, उसके बाद में कैल्शियम +2 ज़्यादा है, कुछ Mg+2 भी होंगे, और बाइकार्बोनाइल ओबेसिस सब ज़्यादा होंगे, क्लोराइड भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की खास बात होती है. इसके अलावा क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिया प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी होंगे, अमाइनो एसिड्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, ये सब ब्लड के अंदर डेफिनेटली होंगे. क्योंकि जितना भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रहा है उसके अंदर ग्लूकोज बन के जा रहा है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ जाएगा. उसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन से जो अमाइनो एसिड मिलेंगे वो अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो क्या अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि यस जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोनेंट है उसके अंदर क्या ग्लूकोज और अमाइनो एसिड मिलेंगे? यस डेफिनेटली मिलेंगे. नहीं, आयंस मिलेंगे 101%. आयंस का कंपोजिशन क्या होगा? बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो कंपोजिशन है वही उनका कंपोजिशन है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का क्या कंपोजिशन है? ईच एंड एवरी सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होगा दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज मैराइन इन नेचर. सो मैराइन इन नेचर मींस Na+ मोर, क्लोराइड आयंस इज मोर, कैल्शियम +2 मोर, बाइकार्बोनाइल इज मोर, Mg+2 इज लेस, बट मिलेंगे नहीं. इस तरीके से अपन किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ब्लड कोगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन. तो क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर? बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ये सारे फैक्टर कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं, राइट. प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम. तो दैट मीन्स अगर मैं प्लाज्मा से जो प्रोटीन जो क्लोटिंग फैक्टर है अगर उनको मैं रिमूव करता हूँ, सेल्स रिमूव कर देते हैं, तो देन जो पार्ट बचता है, अगर मैं प्रोटीन कंपोनेंट को रिमूव करता हूँ
then this part is known as serum. What is serum? Serum means plasma minus proteins or especially the clotting factors. That component is known as serum. तो ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ब्लड नंबर वन इज नोन एज फॉर्म सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट, एंड सेकंड इज ए प्लाज्मा. तो अगर मेरे को सीरम को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना होगा तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, ब्लड माइनस सेल्स माइनस प्रोटीन्स इज इक्वल टू सीरम. दैट मीन्स अगर हम ब्लड में से सेल्स निकाल देता हूँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एंड देन प्रोटीन्स भी रिमूव कर देता हूँ लाइक क्लोटिंग फैक्टर्स एंड ऑल प्रोटीन्स, एंड देन जो बचेगा उसको मैं सीरम बोल के जाऊँगा. तो सेकंड जो अपन एलिमेंट देखने जा रहे हैं दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट एग्जैक्टली थ्री टाइप्स के सेल है. नंबर वन इज आरबीसी. RBC is red in color, so hence called as erythrocytes. Erythro means red, cyte means cells. The study of cell is known as cytology. Erythro means red. The white color cells, that means not having any color. Leuco means white, so leukocyte. And then we have a platelets because they appear as a plate. They are flatted cells, इसलिए उनका नाम हो गया flat cells. तो इन तीनों को मिला के collectively इन सबको क्या बोलते हैं? Formed elements. और ये अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द टोटल ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करके जा रहा है. अगर हम आरबीसी को देखते हैं, आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पसेल्स दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द ऑल द सेल्स इन द ब्लड. हेल्दी ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, ऑन एन एवरेज हम 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब के अंदर हम इस आरबीसी को एक स्टैंडर्ड आरबीसी के कैटेगरी के अंदर रखते हैं. आरबीसी कहाँ बनती है? जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर एग्जैक्टली मैरो होती है. दे आर होलो इन नेचर, सो दैट इज नोन एज रेड बोन मैरो. वहाँ पर आरबीसी फॉर्म्ड होती है, जस्ट लाइक योर फीमर, योर टिबिया एंड फिबुला, योर रिब्स एंड योर वर्टिब्रल कॉलम, योर स्टर्नम. ये लॉन्ग बोन्स हैं जहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है. सो दैट मीन्स मेनली किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? योर वर्टिब्रल कॉलम का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है आरबीसी बनाने में. स्टर्नम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. फीमर थोड़ा सा कम है. फीमर अप टू 40 ईयर्स तक आरबीसी फॉर्मेशन करता है. टीबिया एग्जैक्टली अप टू 20 ईयर्स तक आरबीसी फॉर्मेशन करता है. सो इफ दैट मीन्स if you are giving NEET examinations and your age is 20, तो आप मान के चलें T420 एंड T4 टीबिया आपकी टीबिया जा चुकी है. एंड सपोज कोई बच्चा 40 ईयर्स तक नीट एग्जामिनेशन दे तो उसका मतलब हम बोल सकते हैं उसका फीमर भी गया, 40 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा. सो दैट मीन्स तो 40 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए एग्जैक्टली वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट करके जा रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. तो आरबीसी बनता कहाँ पर है? आरबीसी एग्जैक्टली बनेगा जो बोन मैरो है उसके अंदर. सो द बोन मैरो विच फॉर्म आरबीसी इज नोन एज रेड बोन मैरो. द बोन मैरो विच फॉर्म डब्ल्यूबीसी इज नोन एज व्हाइट बोन मैरो. सो आरबीसी इज बाइकॉन्केव इन नेचर और इज डिवोइड ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मैमल्स. बाइकॉन्केव शेप की हो चुकी है, रेड कलर का है. इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज नोन एज इज अ टेट्रामेरिक नेचर, अल्फा टू बीटा टू सब यूनिट से रहता है. अब एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है? 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन is in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. RBC has an average span of 120 days, after which they are destroyed in the spleen. So spleen is regarded as a graveyard of the RBC. जैसे ही वो RBC रैप्चर होती है वो एग्जैक्टली स्प्लीन के अंदर जाती है और वहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग होती है RBC की. यानी जो नेक्स्ट सेल्स है दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइट सेल्स. ल्यूकोसाइट सेल्स एग्जैक्टली इसका दूसरा नाम है WBC. W स्टैंड फॉर वाइट, B स्टैंड फॉर ब्लड एंड C स्टैंड फॉर द सेल्स. और वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड दे आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ द ब्लड इनका नॉर्मल नंबर होता है. ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, नॉर्मली लाइफ 10 to 15 डेज की होती है. डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स हैं. ल्यूकोसाइट्स को हम टू मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड नंबर टू इज ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कोई टाइप के ग्रेन्यूल्स नहीं है. ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स उनके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा बहुत स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं. अगर वो ग्रेन्यूल्स एसिडिक नेचर के हैं राइट, तो दैट मीन्स वो जो सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रेन लेगी. इसलिए हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं बेसोफिल सेल्स बिकॉज दैट इज शोइंग एफिनिटी फॉर द बेसिक डाई. एंड सपोज if the granules are basic in nature, that means that cell can be stained by the acidic stain, so that is known as acidophils or eosinophils. and अगर suppose दोनों टाइप की granules है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेन ले सकता है. इसलिए एग्जैक्टली ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, वो 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC होती है. बेसोफिल्स आर द लीस्ट इन नंबर, 0.5 to 1% of the total WBC. Neutrophils and monocytes
दे आर द फैगोसिटिक सेल्स जो डिस्ट्रॉय करती हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अगर हम देखते हैं कि यस अगर आप देख सकते हैं कि मोनोसाइटिक सेल्स क्या हैं, हम देख सकते हैं जो एग ग्रेनुसाइट्स हैं वो दो टाइप की होती हैं। नंबर वन इज ए lymphocytes and second is a monocytes. Lymphocyte cells are two types again, B cells and T cells. B cells exactly जो antibody cells होती हैं जो antibodies release करती हैं. There are 5 types of antibodies, IgM, IgD, IgA, IgA and IgG. और जो T cells होती हैं जो that is known as T lymphocytes, वो exactly cell mediated immunity के अंदर काम आती है। वो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, वो दूसरी सेल्स को किल कर देती हैं। यानी दैट मीन्स हम इस तरीके से WBC को पूरी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो बेसोफिल सेल्स हैं उनका क्या रोल है, बेसोफिल सेल्स बेसिकली दे रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। हिपेरिन इज एंटी कोगुलेंट, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन exactly they causes vasodilation, right? They involved in the inflammatory response, basophil cells. Eosinophils around 2 to 3%. They resist the infections and they are associated with the allergic reactions. तो थर्ड टाइप की सेल्स है दैट इज नोन एज प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट सेल्स और प्लेटलेट सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। So why they are called as platelet cells? Because they are the fragments produced from the megakaryocytes. Megakaryocytes are a special type of special cells which are present in the bone marrow, right? तो इन ये megakaryocytes के products हैं, इसलिए हमने इनका नाम रखा platelets. ब्लड के अंदर नॉर्मली प्लेटलेट्स का नंबर कितना है, लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख के पास में होता है इन पर mm3. Platelets can release a variety of the substance, most of which are involved in the coagulations or clotting of the blood. अगर प्लेटलेट्स का नंबर बहुत कम हो जाए तो क्या एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड फ्रॉम द बॉडी? यस, डिफरेंट बॉडी पार्ट से एग्जैक्टली ब्लड लॉस होगा। और ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है इन ए डिजीज कंडीशन दैट कॉजेज डेंगू। डेंगू के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव लॉस होता है ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी।